हाँ नमस्कार बच्चों। अध्याय 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। और दिवाली की छुट्टियों से पहले ये हमारी अंतिम क्लास है बच्चों। इसके बाद में ये अध्याय 8 हम पिछली क्लास में भी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन कुछ चीजें हमें बतानी बाकी है। अध्याय 9 आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों। अभी जो आप लोगों का चेंज सिलेबस आया, थोड़ा सा रियायत दी है आप लोगों को, उसमें समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हटा दिया। यानी कि 8वें के बाद में हम सीधे 10वें चैप्टर व्रत वाले में चलेंगे, सर्किल्स। और एक बात बता दे बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों को अभी एनसीईआरटी का सिलेबस मिल रहा है, और 10th में एनसीईआरटी का अगर सिलेबस वही जो संभावित चल रही है, तो क्लास 10th में भी व्रत ही मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक में कई चैप्टर एज इट इज मिलेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर यहां पे आप लोगों का नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, वहां मिलेगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सेकंड चैप्टर जो यहां पॉलिनोमियल है, बहुपद, 10th में भी बहुपद मिलेगा। बिल्कुल एज इट इज कई चैप्टर उसी जगह वैसे के वैसे ही मिलेंगे। जैसे यहां आपको 14वां जो चैप्टर मिलेगा सांख्यिकी का मिलेगा। 10th में भी 14वां सांख्यिकी, 15वां प्रायिकता, यहां भी प्रायिकता, 13वां घन घनाभ बेलन शंकु गोला, 10th में भी वही मिलेगा। बस फर्क क्या है, यहां 12वें में मिलेगा आपको हीरोन्स फार्मूला 9th में, और वहां एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले हैं। 11वां दोनों जगह रचनाएं ही मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है लगभग 9th और 10th का नेक टू नेक है। वही 15 चैप्टर उधर मिलेंगे 10th में। चलिए, ये तो रही बात 10th की। अभी फिलहाल हम वर्तमान में जी रहे हैं, कक्षा 9 अध्याय 8। एक 12वां जो क्वेश्चन है 8.1 का, वो हमने अंतिम क्षणों में थोड़ा सा तेजी से लिया था, जबकि वो कीमती सवाल है। तो समझिए, सवाल नंबर 12 है, पेज नंबर 177, 177। सवाल नंबर 12 है। एक दो और हम पिछली क्लास में कर चुके थे, फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें बाकी रह गया था वक्त की वजह से। एबीसीडी एक समलंब है। समलंब मीन समलंब चतुर्भुज है, ट्रपेजियम, जिसमें एबी समांतर डीसी है और एडी बराबर बीसी है। देखिए आकृति में आप लोगों को दिखा रखा है 8.23। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी। और तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांग समेत त्रिभुज बीएडी के। और फोर्थ पार्ट है विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 12 है। यहां एडी और बीसी आपको बराबर दिए हुए हैं। यस, ऐसे ये दोनों समान हैं। अब आपको जो दिया गया है पहले वही ले लेते हैं हम, ए बी सी और डी। दिया क्या है, दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है।
जिसमें ए बी समांतर, ये आपको मालूम होगा अच्छी तरह से, समांतर की चिन्ह होता है गणित में डीसी, तथा ए बी समांतर डीसी तथा एडी बराबर बीसी है। ये सब कुछ दिया है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिद्ध क्या करना है देखिए जरा, फर्स्ट एंगल ए बराबर एंगल बी। बच्चों अब सुनो जरा, ये एंगल ए एंगल बी अभी कह सकते हैं, लेकिन बाद में जब लाइनें खींची जाएगी ना तो इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा। पर आप ध्यान रखना, एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है, और सेकंड पार्ट एंगल सी बराबर एंगल डी सिद्ध करना है, और थर्ड में हमारे को जो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है वो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएडी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएडी, और चौथे में जो आप लोगों को दिया गया है वो है विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा है तो सहज भाव से समझ आ जाएगा। पहले क्योंकि आज हमारे को कोई भागदौड़ नहीं है, ये समझ लीजिए कुछ आगे की जो प्रमेय आप लोगों की हट गई है ना 8.2 से पहले, उनका अर्थ जरूर समझाएंगे, क्योंकि आप कोई बड़ा एग्जाम अगर एनटीएससी या इस तरह का कुछ देंगे तो उसमें तो आएंगे बच्चों, तो उनके लिए आपकी तैयारी, राष्ट्रीय वो प्रतिभा खोज वगैरह, विज्ञान प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाएं अगर आप देंगे तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम आती है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे को सवाल में भी दिया है, संकेत में भी दिया है कि ए बी को आगे बढ़ाइए और सी से डीए के समांतर एक रेखा खींचिए। दो काम आपको करने हैं, एक तो इसको आगे एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, इसको किसको, ए बी को। ध्यान रखना बच्चों, ए बी बढ़ाने का मतलब है बी की तरफ बढ़ा, और बी ए बढ़ाने का मतलब है ए की तरफ बढ़ा, और यहां से इसके समांतर हमारे को रेखा खींचनी है। यस, ये समांतर हमने रेखा खींची, और जैसा आप लोगों को बुक में दिया हुआ है ई बिंदु इसका नाम दिया है। ए बी को ई तक बढ़ाया, ई को सी से मिलाया, रचना ए बी को आगे बढ़ाया एवं सीई समांतर ए बी, एडी, ए बी नहीं बच्चों, एडी खींचा। यस बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारी रचना का काम हो गया। अब उपपत्ति पहले रफली समझ लीजिए कि इसमें हमने जैसे पिछली बार आपको समझाया था, इस कोण को x मान लिया तो a बराबर b हो जाएगा अगर इसका मान भी हमारे पास में x आ गया। ध्यान रखिए, ये हमने रचना से किया, इसको समांतर, ये हमें दिया है ये रचना से, तो इस आधार पे ADCE एक समांतर चतुर्भुज हुआ, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आइए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये x मान के करेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल। AE समांतर DC, ठीक है, और दूसरी बात DA समांतर CE।
ये रचना से है, ये दिया है। चाहे ए भी लिखे चाहे ए ही लिखे, बात एक ही है। इसलिए ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है या होगा। इस आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि एडी किसके बराबर होगा? सीई। परंतु एडी बराबर बीसी दिया है। ठीक है ना बच्चों? जब एडी दोनों जगह कॉमन है तो एक्चुअल में तीनों ही बराबर हो गई। एडी बराबर बीसी बराबर सीई। यस, इस पे भी हमने ये सिंगल निशान लगा लिया इस तरह से। अब बच्चों सुनिए जरा, जब कोण ए हमने एक्स माना कोण ए बराबर एक्स, तो आपको मालूम है कि ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका योग 180 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज में इस तरह के जो क्रमागत कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। इसका कारण आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः है कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, इसलिए कोण डी का जो मान है वो 180 माइनस ए हुआ, और ए को हमने एक्स माना है ना बच्चों, तो कोण डी की जगह पे हम 180 माइनस एक्स लिख रहे हैं। 180 माइनस एक्स। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पार्ट तो लिखा हुआ है, इधर का पार्ट हम मिटाएंगे बच्चों। इसलिए पहले एक बार इसको समझ लीजिए कि इसमें हमारे को ए बी समांतर डी से दिया था और ये दोनों बराबर दी हुई थी। ठीक है, यानी कि समलंब में भी दो भुजाएं बराबर है जो समांतर नहीं है। हमें क्या क्या सिद्ध करने हैं? चार भाग हैं हमारे, ए बराबर बी, सी बराबर डी, और यहां पे अभी विकर्ण बनाएंगे तो वो जो दो त्रिभुज बनेंगे उनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। और चौथा पार्ट तो बच्चों तीसरे से हो जाएगा, सीपीसीटी से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीपीसीटी बहुत मदद करता है आप लोगों की। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए आगे। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह आपको मालूम ही है। तो कोण इसका जिसका नाम है कोण सीई बी बोल दीजिए या सीई ए बोल दीजिए, सीई ए बराबर 180 माइनस एक्स। सर कैसे? अरे सम्मुख कोण भाई, किसके? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सम्मुख कोण। अब एक बात सुनिए बच्चों, त्रिभुज सीईबी या बीसीई में सीबी बराबर सीई, इससे दो कोण भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। तो हमने एक प्रमेय में पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ये वाला जो कोण है जिसका नाम सीबीई है, सीबीई, वो इसके बराबर होगा। अर्थात हम डायरेक्ट इसको भी 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये कोण 180 माइनस एक्स
ये कोण भी 180 माइनस एक्स हुआ, तो ये कोण क्या आया? इसलिए कोण CBA, जिसको हम कोण B बोल रहे हैं सिद्ध करने में, वो आया x 180 माइनस 180 माइनस x, यानी कि घूम फिर के x आ गया। इसके x आते ही क्या हुआ? कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया, फर्स्ट पार्ट। और दूसरी बात, आप चाहे यहां समांतर की वजह से ले लीजिए इसको 180 माइनस एक्स, या फिर इसके एकांतर कोण से ले लीजिए। ये Z का फिगर यहां बनता हुआ दिख रहा है, इससे ये वाला कोण 180 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस बात से हमारा ये फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया, कोण A बराबर कोण B। और दोनों ही लिख दीजिए अब तो x के बराबर है g। ठीक है, अब C बराबर D के लिए एक दो लाइन और लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, C बराबर D, कोण CBD बराबर 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। पहले हम CBE लिख देते हैं, CBE एक तरफ देखिए जरा कहां पे कौन सा कोण हम चाहिए, BCD बोलिए इसको बच्चों, कोण BCD, BCD बराबर CBE एकांतर कोण, और डायरेक्ट लिख दीजिए 180 माइनस एक्स एकांतर कोण। और इसको हम लिख भी रहे हैं यहां पे 180 माइनस एक्स। तो हमारा जो ओरिजिनल में कोण C था वो यही था और D यही था, तो हमारा ये सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया। इसलिए कोण C बराबर कोण D, और दोनों ही किसके बराबर है? 180 माइनस एक्स के। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, 4 भाग हैं इसमें, सवाल काफी बड़ा है, तो हमने ये 2 भाग बराबर सिद्ध कर दिए, A B के बराबर, C D के बराबर। ध्यान रखिए, हमें सिद्ध करने में C और D ही लिखा था, इसलिए हम पूरा बड़ा नाम नहीं दे रहे। अभी 2 पार्ट बाकी हैं। एक तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध करना है BAD के, ABC, यानी कि यहां पे हमारे को एक विकर्ण बनाना पड़ेगा और इधर भी विकर्ण बनाना पड़ेगा। तो सवाल थोड़ा सा और जटिल हो रहा है बच्चों। कौन सा? सवाल नंबर 12 है, और आज हम फुर्सत से ले रहे हैं, तो इसका शेष भाग लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अब बच्चों देखिए जरा, थर्ड पार्ट की तरफ हम लेके चल रहे हैं आपको। इसके लिए विकर्ण मिला रहे हैं हम। इसको इससे मिलाया, चाहे डॉट डॉट से मिला दीजिए कि ये हमने एक्स्ट्रा किया, और नहीं तो एक्चुअल भी मिला सकते हैं। यस, इस बार थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि ये त्रिभुज एक दूसरे के अंदर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि कैसे सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, इधर की पार्ट की तरफ हम लिख रहे हैं। संभवतः यहां का आप लोग समझ चुके होंगे। त्रिभुज एबीसी तथा या एवं त्रिभुज बीएडी में क्या क्या बातें इक्वल है, देखें जरा। यस, एक तो ए बी दोनों में कॉमन आ रही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, उभयनिष्ठ बोल देंगे हम। एक बीच का कोण बराबर है और एक ये एडी बीसी बराबर है। जब हमने इधर बीसी लिखा है तो बीसी का पार्ट ही लिख दीजिए, बीसी बराबर एडी दिया है। बीच का कोण, इसमें जो बीच का कोण बन रहा है वो एबीसी बराबर इसमें जो कोण बन रहा है वो बीएडी बन रहा है। प्रत्येक एक्स के, एक्चुअल में ये बात कौन सी है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, सिद्ध किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरी बात जो अभी अभी हमने बताई, ए बी बराबर बी ए लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों, सीक्वेंस से फर्स्ट सेकंड। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी। किस नियम से हुए ये? एस ए एस नियम से। नियम जरूर लिखिए वहां पे, एस ए एस नियम से, यानी कि इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। बस जब ये सर्वांगसम हो गए तो बची खुची भुजाएं आपकी समान होंगी। और आपसे पूछा है विकर्ण एसी विकर्ण बीडी के बराबर है। देखिए, एसी फर्स्ट एंड लास्ट, बीडी फर्स्ट एंड लास्ट। अतः विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी, बस यही सिद्ध करना था। विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। तो ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट। इसमें सीपीसीटी अगर आप हिंदी में लिखेंगे बहुत बड़ा शब्द जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के असंगत अवयव। इंग्लिश में इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हिंदी में लिखना चाहें या हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम से, बात बराबर है। तो ये चार पार्ट हमारे प्रूव हो गए। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। और नाइन्थ को अब भी एनसीईआरटी को अब भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी जो 10th क्लास है एनसीईआरटी की, वो 9th पे पूरी तरह से बेस्ड है। तो अभी आप यहां स्टार्ट कर लेंगे तो आगे बेहतर रहेगा। यस, सवाल नंबर 12 है, एक बार देख लीजिए।
यस बच्चों, अब 8.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ प्रमेय हैं और वो आप लोगों की हटा दी गई है, लेकिन चूंकि आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें उस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। और मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों की अक्सर 10th के अंदर भी बच्चों एनसीईआरटी में एक 6th चैप्टर है, 6th त्रिभुज, उसमें समरूपता पे आधारित है। वो यहां जो आप लोगों के 7 चैप्टर था त्रिभुज के नाम से, वो सर्वांग समता के ऊपर आधारित था, वहां समरूपता पे आधारित है। उसमें भी ये मिड पॉइंट थ्योरम लगती हैं बच्चों। तो समझिए, एक बार उनका अर्थ समझ लीजिए। यस, केवल प्रमेय का आपको अर्थ बता रहे हैं जिससे उस पर आधारित सवाल आप कर सकें। मध्य बिंदु प्रमेय। यस, मध्य बिंदु का प्रमेय आप लोगों के प्रमेय 8.1 है। प्रमेय 8.1 पेज नंबर 178। स्टेटमेंट क्या है वो सुनिए। मध्य बिंदु प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। केवल इन्होंने समांतर बोला है, वैसे ये भी ध्यान रखिए कि समांतर के साथ साथ में वो आधा भी होता है। ठीक है, कैसे समझिए। हम किसी भी तरह का त्रिभुज बनाएं, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। हम विषमबाहु भी बना सकते हैं, समबाहु भी बना सकते हैं। यस, ये इसका मिड पॉइंट और ये इधर इसका मिड पॉइंट। यस, अगर इसका ए बी सी नाम हम ले रहे हैं और ये डी बिंदु ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो प्रमेय ये कहती है कि इनको जो मिलाने वाली रेखाखंड है ना बच्चों, डीई, डीई वो बीसी के समांतर होगी, समांतर होगी बीसी के। साथ ही साथ आधी भी होती है बच्चों, ये डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ये दोनों ही बातें आप ध्यान रखिए। डीई समांतर होगी बीसी के और डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। अगर बच्चों सुनो 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 सुनो, एक बात पूछे आप लोगों से। अगर मैंने इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका किसका, बीसी का, मान लीजिए उसका नाम एफ दे दिया हमने। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, बताइए डीएफ किसके समांतर होगा? हाँ, एसी के, क्योंकि मध्य बिंदु इस भुजा का और इस भुजा का लिया है, इसलिए डीएफ समांतर होगा एसी के। और डीएफ हाफ भी होगा एसी के। और एक बात और पूछ लेते हैं, अगर हम ईएफ इसको मिला रहे हैं, ईएफ, तो ये समांतर किसके होगा? एबी के। गजब, बहुत अच्छे। और ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। तो इसमें कभी कभी ये परिमाप पे रिलेटेड भी आ जाता है कि मान लीजिए ये 8 सेमी एबी और एसी आपको 10 सेमी दी हुई है और ये पूरी 12 सेमी दी हुई है, तो इस छोटे जो त्रिभुज डीईएफ बन रहा है, इसका परिमाप क्या होगा? तो ये 10 का आधा 5 इसका हुआ, 12 का आधा 6 इधर और 8 का आधा
4 इधर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में 8 8 भी दे सकते हैं, 10 10 भी दे सकते हैं, लेकिन हमने तीनों भुजाओं को अलग अलग लंबाई की ले ली, केवल समझाने के लिए कि इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर। तो इसका जो परिमाप है 6 4 10 और 5 15 सेमी। जब 15 सेमी इसका परिमाप है तो एबीसी का जो परिमाप है ना बच्चों, वो इसका जस्ट डबल यानी कि 30 सेमी होगा। और जहां तक क्षेत्रफल की बात है, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं या कहीं एग्जाम में ऐसा आ जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है शेडेड एरिया का, ये एबीसी के क्षेत्रफल का कितना है, आधा है, चौथाया है, 1/3 है, 1/4, 1/5, 1/6, कितना है, यानी एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ ABC। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे में DEF का जो क्षेत्रफल है वो ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4, क्योंकि इसमें DEF जैसे 4 त्रिभुज है बच्चों। ये जो 4 त्रिभुज दिख रहे हैं ना आप लोगों को, 1 2 3 तो खाली जगह और एक शेडेड, वो भी तो उसमें है ABC में, और ये चारों ही सर्वांग सम होते हैं। वो कैसे बच्चों, आइए थोड़ा सा और गहराई में चले। ये 8 तो ये 4 4 हुए, ये 10 है तो मध्य बिंदु होने की वजह से 5 5 हुए, और ये 12 है तो ये 6 सेमी 6 सेमी हुए। तो आप देखेंगे कि हर त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी, 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी, 4 5 6 और 4 5 6 के बराबर चल रहा है। तो ट्रिपल एस से ये चारों ही सर्वांग सम है। कुछ एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, वैसे ये पार्ट आप लोगों के हट चुका है बच्चों, ठीक है। लेकिन आज हम लंबी छुट्टियों से पहले कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहते, इसलिए इन प्रमेय को जो हटाया है केवल उनका अर्थ हम बता रहे हैं। मध्य बिंदु प्रमेय, प्रमेय नंबर 8.9। स्टेटमेंट था, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अब बच्चों इसी प्रमेय की विलोम प्रमेय, प्रमेय 8.10 क्या कह रही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। और उदाहरण जरूर देख लिया करो बच्चों आप लोग। उदाहरण के साथ साथ में चैप्टर के लास्ट में जो सारांश रहता है, महत्वपूर्ण बिंदु बोल दीजिए, चाहे समरी बोल दीजिए, जैसे पेज नंबर 181 पे छपे हुए 10 पॉइंट, उनको जरूर देखा करो आप लोग। एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत कीमती होते हैं, और लेखक महोदय आप लोगों की मदद के लिए वो लिखे हैं बड़ी मेहनत से, इसलिए उनको जरूर देखा करो। अब हम प्रमेय ले रहे हैं मध्य बिंदु का विलोम, यानी 8.10 वाली प्रमेय। देखिए जरा उसका क्या अर्थ है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है, सुनिए जरा, कि इसमें एक ही भुजा का मध्य बिंदु लिया गया है। यस बच्चों, ABC अब की बार एक ही भुजा का मध्य बिंदु लिया है, लेकिन
इसके समांतर खींची गई है। इसको हमने चेक करने के लिए यहां मिड पॉइंट पहले से लगा के रखा था, देखें वो मिड पॉइंट से जाके टकराता है क्या, तो टकराया बच्चों। इसका मतलब प्रमेय बिल्कुल 100% सही है और इसका सत्यापन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। देखिए इसका अर्थ क्या है। प्रमेय 8.10 है, ये पेज नंबर वही 178 पे, जिस पे आपकी पिछली वाली प्रमेय थी। स्टेटमेंट एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं इसका, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये एक भुजा का मध्य बिंदु लिया, बिंदु है डी, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, तो इसका नाम डीई हम दे देते हैं। डीई हो सकता है बुक वाले उसमें डी अलग है, ई अलग है, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि हमने इसके समांतर रेखा खींची तो तीसरी भुजा एसी हुई यहां पे, तो तीसरी भुजा को यह समद्विभाजित करता है, अर्थात ई एसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यह प्रमेय थी हमारी किसकी, 8.10 वाली। अगर मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से हम रवाना करें, किसके समांतर खींचेंगे, ए बी के। अगर मान लीजिए मेरे को इधर कहीं खींचनी है डी से, तो अब की बार इधर खींचनी है तो किसके समांतर खींचेंगे, ए सी के, ठीक है। तो यह थी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। एक बार पुनः हम बता देते हैं आप लोगों को। 8.9 जो प्रमेय थी वो थी मिड पॉइंट थ्योरम, और 8.10 इसका विलोम है। इन पे आधारित सवाल किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। 8.2 में इन्हीं पे आधारित सवाल सिद्ध करने वाले दिए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। यस, अब आप कितने सीरियसली सुन रहे हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये हमारी जो प्रमेय थी इसमें 2 के मिड पॉइंट हमने लिए थे। यस, तो मिड पॉइंट थ्योरम में डीई क्या बोला गया था, समांतर बीसी, साथ ही साथ डीई इज हाफ ऑफ, यस ये इधर की तरफ बना लीजिए, थोड़ी सी समांतर समांतर ही दिखनी चाहिए चाहे आप रफ बना रहे हो, और साथ ही साथ डी इज हाफ ऑफ बीसी। और यहां पे मिड पॉइंट 1 लिया, यहां मिड पॉइंट 2 थे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो संभवतः हमारी यहां तक की ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी पार्ट आप लोगों के हटा दिया गया है इसमें। अब हम नया चैप्टर अध्याय 10 व्रत, उसके साथ में मिलेंगे दिवाली की छुट्टियों के, लंबी छुट्टियों के बाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, नमस्कार।